हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड 5 नेम रिएक्शन। ये मोस्ट रिपीटेड जो 5 नेम रिएक्शंस हैं, इनको करे बिना हम एग्जाम में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये रिएक्शंस ऐसी हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं। 2023, 2024, 2025 तीनों ही पेपर में इन रिएक्शन से क्वेश्चन आया है, या डायरेक्ट ये रिएक्शंस आई हैं, या इन इक्वेशंस को प्रोडक्ट बनवा लिए गए हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इन पांचों रिएक्शन से क्वेश्चन आए हैं। 2023 से पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, बट 23 से पहले पैटर्न कुछ और था। अब ऑर्गेनिक की इतनी ज़्यादा वेटेज हो गई जब से इनऑर्गेनिक को डिलीट किया है सीबीएसई ने 2023 के बाद से। इनऑर्गेनिक एसपी ब्लॉक ये सारी चीज़ें हट गई हैं, सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक रहता है। तो इनऑर्गेनिक काफ़ी कम पोर्शन में आ गया, और ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि ये 30 मार्क्स जो सिर्फ रिएक्शन वाले चैप्टर अगर हम बायोमोलिक्यूल्स को हटा दें, तो ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर 25 से 27 मार्क्स एवरेज रखते हैं। और उसके अंदर 5 नेम रिएक्शंस ऐसी हैं जो अगर आपने कर ली तो इन्हीं 5 रिएक्शन से आप एटलीस्ट 3 से 4 नंबर पक्का ले लोगे, क्योंकि कई बार ये रिएक्शन 1 मार्क में डायरेक्ट आती हैं, कई बार इन रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ ये 2 या 3 नंबर के अंदर आ जाती है। तो आज की क्लास में जो 5 मोस्ट रिपीटेड नेम रिएक्शंस हैं कि हर पेपर में पिछले 3 से 5 साल में हर पेपर में ये रिएक्शन में से क्वेश्चन आया ही आया है, तो 100% इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट रिएक्शन। पहली रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डिग्रेडेशन मींस इसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। किस चीज में जब भी डिग्रेडेशन हो, डी कार्बोक्सिलेशन, डी आए ना, तो इट मींस समझ जाना कि जितने कार्बन आइटम का मैंने कंपाउंड लिया हुआ है उसमें से एक कम कार्बन का मुझे प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो डी ई, ये डी शब्द आते ही मींस अगर मैंने 5 कार्बन आइटम का कोई कंपाउंड लिया है तो प्रोडक्ट में मुझे एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो ये ब्रोमोमाइड से आपको पता चल रहा होगा, ब्रोमोमाइड का मतलब है ब्रोमीन प्लस अमाइड। ब्रोमोमाइड से आपको याद रखना है, ब्रोमीन प्लस अमाइड से बना है ब्रोमोमाइड। तो इस रिएक्शन के अंदर एक ब्रोमीन मेन रिएजेंट है और एक अमाइड मेन रिएजेंट है, और ये रिएक्शन होने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन सा मीडियम, बी फॉर ब्रोमीन, बी फॉर बेसिक, दो ही मीडियम होते हैं, या तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, या एक न्यूट्रल मीडियम हो सकता है कि वाटर आ जाए। तो बी फॉर ब्रोमोमाइड रिएक्शन है और बी फॉर बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम के लिए यहाँ पर हम KOH या NaOH भी साथ में लेते हैं। तो बस क्लियर हो गया यहाँ से नाम देखते ही, ब्रोमामाइड कि मैंने क्या बताया, ब्रोमीन प्लस अमाइड। तो ब्रोमीन होगा, अमाइड होगा, और कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है रिएक्शन कराने के लिए, तो वो मीडियम बी फॉर ब्रोमामाइड और बी फॉर बेसिक, बेसिक मीडियम चाहिए। तो एक अमाइड चाहिए हमें सपोज मैंने ये ले लिया CH3CONH2, दिस इज इथेन अमाइड, 2 कार्बन का अमाइड है। इस लिंकेज को कहते हैं अमाइड लिंकेज, CONH2 लिंकेज इज अमाइड लिंकेज। तो अमाइड लिंकेज 2 कार्बन का अमाइड है, तो इट विल बी इथेन अमाइड। साथ में क्या लेना है, ब्रोमीन लेना है Br2, और एक बेसिक मीडियम लेना है, तो बेसिक मीडियम ले लिया KOH। अब यहां पर आपको याद रखना है कि मैंने अभी आपको क्या बताया है कि ब्रोमामाइड से हम रिएजेंट याद रखेंगे, आगे डिग्रेडेशन से हम याद रखेंगे एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहां से सिंपल जो ये CO ग्रुप आपको दिख रहा है ना, इसको गायब कर दो, और जो बच गया उनको मिला के प्रोडक्ट बना दो। CO ग्रुप यहां से गायब किया, क्या बच गया, बच गया हमारे पास CH3 एज इट इज, CO को हटा दिया तो NH2 को एज इट इज लिंकेज कर देंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये 1 कार्बन का अमीन है, ये 2 कार्बन का अमाइड है। तो अमाइड में से जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको गायब कर देना है और प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल, इसका नाम हो जाएगा मीथेन अमाइड। तो आपको यहाँ से 2-3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये रिएक्टेंट्स दे दे, प्रोडक्ट लिखवा ले, वो भी आप लिख दोगे। सेकंड, आपको ये नेम रिएक्शन दे दे कि कमेंट ऑन दीज नेम रिएक्शन, उसमें से एक रिएक्शन हो जाएगी हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो आपको ये पूरी रिएक्शन लिखनी है। तीसरा क्या हो सकता है, ये आपको कन्वर्जन दे दे, कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि कन्वर्ट इथेनामाइड टू मीथेन अमाइन या मीथेन अमीन।
तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि इथन का मतलब 2 कार्बन और उससे 1 कार्बन बन रहा है, तो कुछ ना कुछ डी हुआ है। तो डी में क्या है, ये अमाइड था, अमाइड से अमीन किस में बनते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। तो आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी पूछी जाती है और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, दोनों चीज अच्छे से करेंगे। सबसे पहले आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपको एक दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन होती किससे, हमें क्या पता भाई, रिएक्टेंट क्या है, नाम आ गया एल्डोल। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो एल्डोल है ना, यहाँ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट है वो होगा एल्डोल। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये चीज याद रखनी है, एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में होती है, रिएक्टेंट यहां पर होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्टेंट होते हैं। कैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्टेंट होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग at least one alpha hydrogen, at least one अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सपोज यहाँ मैंने एक फंक्शन ग्रुप लगा दिया इस कार्बन पे, तो अब इस कार्बन के पास और 3 वैलेंसीज खाली होंगी। सपोज यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 CH3 है, यहाँ पर H है। ठीक है, तो वो कार्बन आटम जिस कार्बन पे कुछ ना कुछ हेट्रो आटम लगा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, उस कार्बन के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि इस कार्बन पे ये फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसके जस्ट साइड वाले जो कार्बन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अल्फा कार्बन्स हो जाएंगे, और उन पे लगे हुए जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके जस्ट साइड में एक ये वाला कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, इसके जस्ट साइड में ये वाला कार्बन है। अल्फा से नेक्स्ट कार्बन अगर है तो वो बीटा, उससे नेक्स्ट है तो गामा। क्लियर। अब जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनको अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं, जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको बीटा हाइड्रोजन्स कहते हैं। क्लियर। तो ऐसे हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स चाहिए जिन कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और यहां पर हमें रिएक्शन के लिए 2 कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स चाहिए। वन मोर थिंग, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो 2 कार्बोनिल हमें चाहिए वो सेम कार्बोनिल होने चाहिए। और कार्बोनिल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, एक तो आता है एल्डिहाइड और आते हैं कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं, तो दोनों का एक एक एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे इक्वेशंस कराऊंगी। देखो सबसे पहले हम सीखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने CH3 CHO, मैंने इसका नाम क्या है, इथेनल, इथेनल है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो मैं इनको इस तरह से लिख सकती हूँ CH3 CHO। सेकेंड मेरे को कीटोन का भी मैं ले लेती हूँ एक, तो सिंपलेस्ट कीटोन है मेरे पास प्रोपेनॉन CH3COCH3, और मैंने क्या बताया कि मुझे सेम ही 2 कार्बोनिल चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले हम सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट, कि अगर मेरे पास 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखनी है और फिर पूरी रिएक्शन लिखनी है, तो 1 नंबर तो मैं सिक्योर करूं। तो 1 नंबर सबसे पहले सिक्योर करना है, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। तो CH3 CHO, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले मॉलिक्यूल को लिख दो एज इट इज, प्रोडक्ट में इस वाले मॉलिक्यूल को लिख दो एज इट इज CH3 CHO। अब जो ये O है, इस O के साथ इस अल्फा वाले कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है एक, उसको इस O के साथ लिख दो। इस O के साथ मैंने लिख दिया OH और ब्रैकेट लगा दो। ठीक है जी। अब इस कार्बन का एक H इधर चला गया, तो इस पे कितने बच गए, 2, तो ये क्या रह गया CH2। तो बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज लिख दो CH2 CH2। ठीक है, यही बन गया एल्डोल। एल्डोल का मतलब क्या है, Al फॉर एल्डिहाइड, ऑल फॉर एल्कोहल। तो इसके अंदर एल्कोहल ग्रुप भी है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो ये बन गया हमारा एल्डोल। अब इस एल्डोल का कंडेंसेशन जब होगा, कंडेंसेशन का मतलब होता है कुछ स्टेबल मॉलिक्यूल्स का रिलीज हो जाना, अपने आप रिलीज हो जाना, क्योंकि वो मॉलिक्यूल स्टेबल है तो वो रिलीज होना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर जो 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक OH है एक CHO है, तो कौन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह से उसके रिस्पेक्ट में मैं देखूंगी कौन सा अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन हो गया,
इससे नेक्स्ट बीटा कार्बन हो गया, उससे नेक्स्ट गामा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन पे जो ये OH है ये जाएगा। तो OH और H मिला के क्या बन गया? वाटर। तो जब वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से कंडेंसेशन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब भी यही होता है कि भाई वाटर का जो वेपर्स हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकला तो इस अल्फा और बीटा वाले कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई। तो ये वैलेंसी को फिल करने के लिए कोई नहीं आ रहा, कोई अटैच नहीं हो रहा इनसे आके। तो ये क्या करेंगे? आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा CH3CH। इस कार्बन ने और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया आपस में, इसका OH चला गया, इसका एक H चला गया, तो ये CH बच गया, ये बच गया CHO। तो अब ये फाइनल प्रोडक्ट है। इस फाइनल प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड है, दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं? ईन। और एल्डिहाइड है, तो इसको हम कॉमनली बोलेंगे कि हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट आते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया? ईन एल, ईनल। ये है कॉमन। अब हम इनके नाम भी लिख सकते हैं, इनका आयुपैक नेम। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इनके आयुपैक नेम क्या है। और अगर आपको नहीं आते तो आयुपैक नोमेनक्लेचर की मैंने वीडियोस डाल रखी है अपने चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसको ट्राई करेंगे। 1 मिनट में पॉज कर रही हूँ, यहाँ पर आप पॉज करके इसको ट्राई करके देख सकते हैं। सेम ट्रिक आपको लगानी है, बस यहाँ कीटोन के बने सेम जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वही करना है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप का जो O है, एक कंपाउंड का O दूसरे वाले कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन के साथ अटैच करना है। तो ये वाला, इस वाले कंपाउंड को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? यहाँ CH3 इधर, यहाँ CH3 इधर, क्योंकि भाई जो इसका O है उसके O को मुझे इसके अल्फा हाइड्रोजन के साथ लिखना है। तो OH आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ नहीं बनाना, सीधा बस ऐसे लिखना है। OH आ गया। अब OH आते ही आगे क्या आ जाएगा? CH2। CH2 रह गया क्योंकि इसका एक H जो इधर चला गया, CH2, और बाकी आगे कंपाउंड एज इट इज, C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? अब सेम वही चीज कर रही है कि इसके कंपैरिजन में एक कीटोन ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इसके कंपैरिजन में जो अल्फा हाइड्रोजन, एक ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, बीटा ये है, इधर बीटा है ही नहीं, इधर तो बीटा पे OH निकलेगा बीटा से, उधर बीटा नहीं है। तो भाई ये वाले अल्फा से H निकलेगा और इस वाले बीटा से OH निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक स्टेबल मॉलिक्यूल निकल गया। तो इस अल्फा और इस बीटा ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये CH3 इसने इस CH के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, C डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया। अब इसको तो कह दिया था जी ईनल, इसको क्या बोलेंगे? इसको तो एल्डोल ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन, सॉरी एल्डोल नहीं, कीटोल बोलेंगे, क्योंकि कीटोन ग्रुप है और ऑल ग्रुप है। तो ये एल्डोल था, ये कीटोल हो गया। अभी ईन अल था और ये क्या हो जाएगा? ईन ऑन, क्योंकि कीटोन का जो सफिक्स है वो क्या होता है? ONE, ईन ऑन हो गया। तो अब आई थिंक अब आप अच्छे से डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर लिखना आया, दो तरह के अगर क्वेश्चन आ गए कि आपको रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट लिखवा लिया, तो आप कर लोगे। सेकंड है कि अगर आपको नेम रिएक्शन दे दी कि एल्डोल रिएक्शन पे आपको एल्डोल रिएक्शन लिखनी है, तो आप कर लोगे। एक चीज और याद रखनी है, ये जो रिएक्शन होती है कैरी आउट होती है बेसिक मीडियम में। NaOH KOH इस तरह के हम बेसिस डाल सकते हैं, बेसिक मीडियम में कैरी आउट होती है। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे, मैकेनिज्म पे नहीं जाना। तो किसी भी तरह का आपको एल्डिहाइड कीटोन दे दिया जाए, आपने इसी तरह से करना। अब चलते हैं मैकेनिज्म पे कि भाई अगर मैकेनिज्म आ गया तो हमें वो मार्क्स भी तो सिक्योर करने हैं। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। तो बेसिक मीडियम प्रेजेंट होने की वजह से NaOH Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा। अब जब बेसिक मीडियम है तो ये बेसिक मीडियम क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन ढूंढेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा निकालने के लिए। तो उसको मिल गया, ये है भाई एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कम है। क्योंकि इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन है। क्योंकि ये कार्बन क्या करेगा?
इन हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ से H+ बहुत इजीली रिलीज हो जाएगा। क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में फर्क है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से इन हाइड्रोजन से खींचेगा। तो अगर हाइड्रोजन से खींचेगा तो मैं बताती हूँ, यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH2 और एक H यहां पर लगा हुआ है, तो यहां पर जो OH नेगेटिव आएगा, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस H+ को यहां से बाहर निकाल लेगा। H+ को जैसे ही बाहर निकाला तो इट मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो भाई क्या बना, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो इसी के ऊपर रह गए, इसी के ऊपर रह गए, तो हमारा बन गया CH2 नेगेटिव, कार्बो एनायन बन गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन बन गया। अब ये वाला यहां से रिएक्शन इनिशिएट हो गई है। हमेशा रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए हमें कोई इनिशिएटर चाहिए, तो वो इनिशिएटर बेसिक मीडियम था। उस बेसिक मीडियम ने अब क्या किया, कार्बोनिल को कार्बन आयन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये अनायन बन गया। अब मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे ये इनोलेट भी है। तो चलो इनोलेट तो भाई आगे की बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे ही मैंने ये जो नेगेटिव चार्जेस को आगे किया तो ये यहाँ से आगे चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड और C इसके पास O नेगेटिव, तो इसको हम इनॉल या इनोलेट आयन भी बोलते हैं। तो ये इनॉल इनोलेट आयन के बेसिस पे इसका मैकेनिज्म डिपेंड करता है। अब इसके आगे चलते हैं कि जो ये इनोलेट है ये क्या करेगा, या इनॉल आयन है, ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है, दूसरा जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और H, तो यहाँ पर CH2 नेगेटिव और CHO ऐसे है, तो ये नेगेटिव चार्ज कोई पॉजिटिव सेंटर ढूंढेगा। पॉजिटिव सेंटर कहाँ मिलेगा, कार्बोनिल पॉजिटिव सेंटर है, क्योंकि इस वाले सेंटर के अंदर क्या है, इस वाले सेंटर में चार्ज सेपरेशन है। पर यहाँ तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड है। बट ये पोलर बॉन्ड है कि ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ खिंची हुई होगी और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर आकर अटैक कर देगा। जैसे ही इसने यहाँ पे आके अटैक किया तो हमारा कंपाउंड कैसा बन जाएगा, CH3 एज इट इज था, इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, ये एज इट इज। इसने यहाँ पर अटैक किया तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर ये इस कार्बन से जुड़ेगा तो भाई ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ नीचे CO नेगेटिव। अब इस C के ऊपर एक तो H था, वो मैंने ऊपर शो कर दिया, ये CH2 CHO मैं एज इट इज यहाँ पर इसको लगा देती हूँ कि इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ठीक है जी, बन गया। अब सोल्यूशन में H+ मिलता ही है, H+ नहीं होगा तो Na+ होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हमने NaOH भी डिसोसिएट कब होगा आयंस के अंदर, जब उसे पानी में मिक्स करेंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो पानी का H+ इसको कहीं से भी मिल जाएगा और उस H+ को इस ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये बन जाएगा एल्डोल, CH3CH यहाँ पर OH एंड CH2 CHO, ये बन गया एल्डोल। अब इसके बाद ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर का रिमूवल हो गया, तो ये बन गया इनअल। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म अगर आएगा तो एटलीस्ट 2 नंबर के अंदर आएगा। मैकेनिज्म आए, अब चाहे नेम रिएक्शन आए, अब चाहे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आए, हम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं कि सारी चीजें हम कर देंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड। भाई गैब्रियल थैलेमाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो मैं ये 5 रिएक्शन यहाँ पर करा रही हूँ, ये रिएक्शन आपको 100% करके जानी है, क्योंकि बेटा जो रिएक्शन अगर पिछले 5 साल से बार बार रिपीट होती जा रही हैं, तो इस साल क्या नया है, सेम ही CBSE है, सेम ही क्लास का स्टैंडर्ड है, तो ये इस साल भी आने वाली हैं। अब किस तरह से आएंगी वो आपको देखने, क्योंकि यहाँ मैं हर तरह के आपको क्वेश्चंस करा दे रही हूँ कि ये आपसे रिएक्शन कंप्लीशन पूछा जा सकता है, आपसे नेम रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जा सकती है, या आपको मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। जिसका मैकेनिज्म पूछा जाएगा मैं वो आपको यहाँ करवा दूंगी। चलिए, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। थैलेमाइड रिएक्शन है तो यहाँ पर थैलेमाइड क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, थैलेमाइड से रिएक्शन शुरू होती है। थैलेमाइड क्या है देखते हैं। हम पहले थैलेमाइड बनाएंगे। थैलेमाइड बनता कैसे है, थैलिक एसिड से बनता है। थैलिक एसिड क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन। थैलिक एसिड है बेंजीन के ऊपर
C डबल बॉन्ड OOH। दो ऑर्थो पोजीशन पे जो ये COOH लगे होते हैं यही थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड की रिएक्शन जब हम अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हैं, अमोनिया के साथ इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, फ्यूजन हो जाएगा। रिएक्शन के बाद मुझे मिलेगा थैलअमाइड। थैलिमाइड नहीं मिला अभी, CONH2। CONH2। और हमने अभी सबसे पहली रिएक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो ये CONH2 ग्रुप है ये अमाइड ग्रुप है। तो ये थैलिक एसिड से दिस वाज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का अमोनिया के साथ हीट किया तो बन गया थैलामाइड। अब जब इसका कंडेंसेशन हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा किसका, NH3 मॉलिक्यूल का। जब NH3 के साथ ट्रीट किया तो यहाँ से दो वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो गया। यहाँ आप देख सकते हो कि ये देखो बीच में क्या बन गया, यहाँ NH2 आ गया, यहाँ NH2 आ गया। तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया। कैसे, एक तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, एक तो ये वाटर निकल गया और दो हाइड्रोजन यहाँ से आ गए, दो हाइड्रोजन और एक O, एक वाटर मॉलिक्यूल वो निकल गया। तो दो हाइड्रोजन हटने के बाद बच गया NH, वो NH यहां पर आएगा। अभी हम आगे देखते हैं। हाँ जी, तो जैसे यहां से NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही जो मैं अभी NH बता रही थी वो NH यहां पर आ जाएगा, CONH। NH कैसे आया, यहां से जब NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो ये जो ये बना है, दिस इज थैलेमाइड, दिस इज थैलेमाइड, ये है थैलेमाइड। अब थैलेमाइड हमने बना लिया तो यहां से रिएक्शन शुरू होगी। थैलेमाइड बन गया। थैलेमाइड से अब हम क्या रिएक्शन कराएंगे, देखो जी, C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड ONH, इसकी रिएक्शन होती है। यहां पर देखो जो ये NH बॉन्ड है, ये NH बॉन्ड कैसा है, पोलर है। पोलर मींस इसके अंदर चार्ज सेपरेशन है। नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं ये कह सकती हूं कि ये जो पूरा ये वाला जो पूरा है ना, ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर अगर मैंने रिएक्शन करा दी किसकी, RX, किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दी, तो इस एल्काइल हैलाइड पे ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा। मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर हो जाएंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ भी चार्ज सेपरेशन है। R कार्बन का कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हैलाइड आयन। तो ये X और ये HX बना लेंगे, बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही अब क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N, N के साथ आ गया R। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। N के साथ यहां पर R आते ही अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूं NaOH किसी भी बेसिक मीडियम के साथ, NaOH के साथ करा दूं, KOH के साथ करा दूं या सिंपल वाटर के साथ करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, KOH के साथ रिएक्शन करा दूं, चाहे NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं या वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से क्या होगा, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा। तो अगर मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए KOH के रिएक्शन कराने के लिए, तो यहाँ पर KO नेगेटिव और H पॉजिटिव इस तरह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, अमीन चाहिए। तो ये H क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल के दोनों H इस नाइट्रोजन पे चले जाएंगे और जो ये KO नेगेटिव है ये इन कार्बन पे चला जाएगा। यहाँ KO नेगेटिव, यहाँ पर इस कार्बन पे KO नेगेटिव। तो मेरे पास मॉलिक्यूल क्या बनेगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा मेरे पास इस बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O और OK नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पर CO OK नेगेटिव, O पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव। और दो H इस पे आने के बाद ये क्या बन जाएगा, R, N पे दो H आ गए तो ये बन जाएगा RNH2। दिस इज 1 डिग्री
अमाइंस। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर हम प्राइमरी अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर कभी भी एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनते। यहां से क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। पहला कि भाई रिएक्शन कंप्लीशन करा दे, या इसका मैकेनिज्म पूछ ले, हमने दोनों चीजें कर ली। तीसरा यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं बनते, या व्हाई एरोमेटिक अमीन्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि भाई अगर मेरे को एरोमेटिक अमीन बनाने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया है ये एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा। और एराइल हैलाइड अगर मैं लूंगी तो ये न्यूक्लियोफाइल एराइल रिंग पे अटैक नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एराइल हैलाइड्स नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। दैट्स वाई यहाँ से, और अगर हमें कराना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वो एडवर्स कंडीशंस लेनी पड़ती है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। तो वो अपने आप से फिजिबल नहीं होती वो रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एराइल हैलाइड। दैट्स व्हाई एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट रिएक्शन। दिस इज फोर्थ रिएक्शन। आई थिंक 3 रिएक्शन हम कर चुके हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन एंड आई थिंक कार्बाइलामाइन हमने करी है, नो एल्डोल कंडेंसेशन करी है, और गैब्रियल थैलेमाइड करी है। रीमा-टिमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा। मैंने पिछले 3 साल के पेपर जो देखे हैं, तीनों साल में रीमा-टिमन आई हुई है, तीनों साल में रीमा-टिमन रिएक्शन आई हुई है। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। और एक हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, वो भी तीनों साल आई हुई है। तो आप वहां जाके देखोगे, अगर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस क्लास के बाद मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी दिखा सकती हूँ। तो ये रिएक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। रीमा-टिमन रिएक्शन में सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है ये फिनॉल की। फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है, फर्स्ट स्टेप में डाला जाता है CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, साथ में एक बेस डाला जाता है, फिर इसको हीट किया जाता है। तो मैं इसको सेकंड स्टेप में लिख सकती हूँ कि हीट किया जा सकता है। फिर इसका एसिड वर्कअप किया जाता है। वर्कअप का मतलब होता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है कि हमें कोई मीडियम चाहिए प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए, वर्कअप कर देते हैं हम इसमें। तो ये एसिडिक वर्कअप किया जाता है। ये करने के बाद हमें मिलता है सैलिसैल्डिहाइड, जो कि कॉमन नेम है। OH तो था यहाँ पर, और इसी के साथ मेरे को मिल जाएगा CHO। इसको कहा जाता है कॉमनली सैलिसैल्डिहाइड। और इसका आयुपैक नेम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और नहीं आता तो आयुपैक नोमेनक्लेचर की मेरी वीडियोस देखेंगे जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है। चलिए अब हमें करना है मैकेनिज्म। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, कई बार इसमें डायरेक्ट रिएक्शन कंप्लीशन के लिए आता है, कई बार ये कहा जाता है कि नेम रिएक्शन जो है 2-3 नेम रिएक्शन दे दी जाएंगे, उसमें एक होगी। तो आपको ये रिएक्शन इस तरह से लिखनी है। जब तक मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा आप मैकेनिज्म नहीं करेंगे, क्योंकि गलती करोगे मैकेनिज्म करते टाइम और वहां पर मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर मैकेनिज्म नहीं पूछा, 1 नंबर में रीमा-टिमन कहीं है, रिएक्शन कंप्लीशन में है या नेम रिएक्शन कि रीमा-टिमन रिएक्शन पे कमेंट कीजिए, तो आपको बस इतना लिख के आना है। अगर मैकेनिज्म पूछा है तो 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, मिनिमम 2 नंबर का तो होगा, तब आपको मैकेनिज्म शुरू करना है, अदरवाइज नहीं करना। क्योंकि थोड़ी भी गलती हुई, एग्जामिनर के आगे प्रेजेंटेशन खराब हुई, इंप्रेशन खराब हुआ, वो आपके घर का टीचर नहीं है, वो आपके स्कूल का टीचर नहीं है, वो आपको नहीं जानता। तो गलती हुई वहीं पर मार्क्स कट हो जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है कि हम कोई भी गलती ना करें। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए आंसर, कॉन्सेप्ट वाइज आंसर होनी चाहिए रिएक्शन के टर्म्स में। थ्योरी नहीं भर के आनी है, कहानी नहीं भर के आनी है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 चीजें करा रही हूँ, जैसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर हम वैसा आंसर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म। इसमें मैकेनिज्म में सबसे पहले मैंने आपको बताया कोई रिएक्शन शुरू करने के लिए इनिशिएटर चाहिए। तो इनिशिएटर यहाँ पर क्या है, यहाँ कई बार 1 मार्क में या MCQ में क्वेश्चन आ जाता है कि रीमा-टिमन रिएक्शन के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। जैसे इससे पहले हमने कार्बन आयन पढ़ लिया, तो इसमें क्या होता है, कार्बीन होता है, कार्बीन इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है। ये कैसे जनरेट होगा, CHCl3
इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं ऐसे 3 Cl के साथ जुड़े हुए हैं, एक H के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा और H प्लस यहाँ से रिलीज कर देगा। तो ये क्या बन गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया, भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए Cl जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से जब Cl निकल गया तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक यहाँ था, 2 उसको यहाँ मिले थे। अब उसके पास जितने जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, जितने उसके इलेक्ट्रॉन थे उतने ही है। नेगेटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि इस बॉन्ड में कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन भी आया और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आ गया। बट जैसे ही यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो अब कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ने तो ऐसे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और एक ही ऐसे मैं कह सकती हूँ कि लोन पेयर की तरह रह गया। तो ऐसे स्पीशीज, ऐसे इंटरमीडिएट्स को कहा जाता है कार्बीन्स। दिस इज कार्बीन इंटरमीडिएट। अब ये कार्बीन इंटरमीडिएट इस फिनॉल को परेशान करेगा क्योंकि ये खुद अनस्टेबल है, तो दूसरों को भी अनस्टेबल बनाएगा, दूसरों को भी छेड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब जो ये फिनॉल है ये काफी लंबी मैकेनिज्म है बट समझना चाहिए। तो फिनॉल क्या है, हमें पता है फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर और यहाँ बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम का जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव इस H प्लस को यहाँ से बाहर निकाल लेगा। जैसे ही H प्लस को बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा, O नेगेटिव बन गया। अब ये O नेगेटिव मीन्स ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कार्बीन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट, तो ये कार्बीन यहाँ पर जैसे ही आएगा CCl2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन बनता है फिनॉल से, तो वो फिनॉक्साइड आयन काफी स्टेबल होता है, इसीलिए फिनॉल एसिडिक है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कि ये यहाँ पर जाएगा फिर ये इस तरह से रेजोनेंस होनी शुरू हो जाएगी। और ये रेजोनेंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, अब इस पर, इस कार्बीन को अगर इसने देख लिया तो इस कार्बीन पर अटैक कर देगी। जैसे इसने इस कार्बीन पे अटैक किया तो देखो कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा जो ये ऑक्सीजन था, इसने तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने अगर अटैक किया, सपोज इस कार्बन ने अटैक किया, तो इस कार्बन पे CCl2 आ गया और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, भाई हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने यहां से बॉन्ड तोड़ा और यहां बना लिया, और इस कार्बन ने ऊपर बना लिया, तो भाई दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा, बट यहाँ का डबल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड हट गया। अब देखो इस कार्बन, ये कार्बन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके 4 बॉन्ड होने चाहिए बट इसके तो 3 ही बॉन्ड है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है अभी क्या होगा कि जो ये H इसके पास आ जाएगा, यहाँ से जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट के अगर इधर आ जाएगा तो इसको इधर बॉन्ड देना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन को क्या है, फिर से ये वो हो गया, कम इसके बॉन्ड्स हो गए, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड वापस आया, इसने इस इधर ये बॉन्ड चला गया, तो यहाँ पर वापस चली जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वापस चली जाएगी, O नेगेटिव वापस से हो गया, और इस C के पास, क्योंकि इस C के पास क्या थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो ये CCl2 ये लेके आया था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये H बॉन्ड बना लेगा। क्या मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर मैं इन लोन पेयर को यहाँ पर शो कर दूं, तो इट मीन्स इन लोन पेयर ने इस H पॉजिटिव को यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो ये बॉन्ड वापस यहाँ चला गया, ये बॉन्ड वापस ऊपर खुल गया, तो O नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड वापस से आ गया, और इस C के पास एक H आ गया, एक Cl आ गया, एक Cl आ गया। अब अगेन ये फिनॉक्साइड आयन जो था, ये वाला वापस से रेजोनेंस करेगा, तो ये वापस इधर रेजोनेंस करेगा, इसका डबल बॉन्ड इधर भी खुल जाएगा, क्योंकि इधर भी चलेगा, इधर भी चल सकता है। जब वो इधर चल गया तो यहाँ से ये Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। Cl नेगेटिव बाहर निकला तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से, ये वाले 2 बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और एक कार्बन पे H है और एक है Cl। अब फिर से वापस से वही चीज होगी कि भाई फिर से रेजोनेंस चलनी शुरू हो जाएगी, फिर से अगर रेजोनेंस चलती है तो फिर इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर OH नेगेटिव आ जाए,
ऐसे में जो बेसिक मीडियम था वो OH नेगेटिव आ जाए, तो वो OH नेगेटिव क्या करेगा, उस सेंटर पे अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ इस पे अटैक करेगा, फिर से ये बॉन्ड इधर, फिर से ये बॉन्ड खुल जाएगा। जैसे ये बॉन्ड खुला, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ वापस से डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ O नेगेटिव आ गया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, इस कार्बन पे अब एक H आ गया, एक Cl आ गया और एक आ गया OH। ठीक है जी, इस OH को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर लिख सकती हूँ ऐसे OH। तो ये जो H है, इस H को क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अब फटाफट यहाँ से ले लेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था वही तो बार बार घूम के इसको वापस से रेजोनेंस कराया जा रहा था। तो अब इसको जैसे कोई पॉजिटिव स्पीशीज मिलेगी ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो फटाफट से वो क्या करेगा, इस H को यहाँ से ले लेगा। जैसे इसने H प्लस लिया है, H प्लस लिया तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और ये इलेक्ट्रॉन आए तो इस कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये फिर से ये CCl बॉन्ड तोड़ देगा, और नेक्स्ट जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो देखो अब क्या बना। यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस जो थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई है, वो एज इट इज हो गई। इस O नेगेटिव को H मिल गया, तो भाई अब ये शांत हो गया। इस कार्बन पे इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया और एक है हाइड्रोजन, तो ये यही प्रोडक्ट बन गया, दैट इज सैलिसिल्डिहाइड। और इसी को ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं। क्यों ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे ये प्रेजेंट है CHO ग्रुप। ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड के साथ साथ पैरासैलिसिल्डिहाइड भी प्रोडक्ट बन सकता है, कि बस ये जो CHO ग्रुप है ये OH के पैरा पोजीशन पे हो, क्योंकि हमें पता है जब ये रेजोनेंस चलती है ना, तो नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे आता है या पैरा पे आता है। अगर ऑर्थो पे आएगा तो ये सारी रिएक्शन ऑर्थो पे चलेगी, अगर पैरा पे आएगा तो सारी रिएक्शन पैरा पे चलेगी, तो इसको बोलते हैं पैरासैलिसिल्डिहाइड। तो अब आपसे रीमा-टिमन रिएक्शन से 1 नंबर का क्वेश्चन आए, 2 नंबर का क्वेश्चन आए, 3 नंबर का क्वेश्चन आए, आप सारे कर दोगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, इस मैकेनिज्म का। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई छोटा सा भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि हमें बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर होना है। 100% जो ऑर्गेनिक है वो सही होनी चाहिए हमारी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स लास्ट रिएक्शन। लास्ट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। भाई कार्बाइल अमाइन रिएक्शन अपने आप में एक डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी यूज की जाती है। किस चीज के लिए हम डिस्टिंग्विश टेस्ट ये यूज करते हैं, टू टेस्ट प्राइमरी अमीन। अगर कहीं पर प्राइमरी सेकेंडरी अमीन या प्राइमरी या कह सकते हैं प्राइमरी अमीन, मतलब कहीं पर भी अगर आता है और साथ में दूसरा कुछ और है, तो प्राइमरी अमीन को टेस्ट करने के लिए हम कार्बाइन अमाइन रिएक्शंस को यूज करते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर अमीन प्रेजेंट होता है। कौन सा अमीन है, 1 डिग्री अमीन। सपोज CH3NH2 ले लिया, साथ में क्लोरोफॉर्म आएगा CHCl3। क्लोरोफॉर्म हमने और कौन सी रिएक्शन में किया था यूज, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। CHCl3 प्लस साथ में आएगा KOH। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ट्रिक यहाँ पर भी यूज होगी। यहाँ पर भी मैकेनिज्म नहीं आता, या तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट में पूछा जाएगा कि भाई प्राइमरी अमीन है, या ऐसा मान लो कह दिया कि इथेन अमीन। इथेन अमीन इज दिस CH3 CH2 NH2, इथेन अमीन ये हो गया। दूसरा आपको कह देंगे कि भाई 2 मिथाइल इथेन अमीन। एक इथेन अमीन हो गया, एक हो गया 2 मिथाइल इथेन अमीन। तो बताओ भाई दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो कार्बन अमीन से करेंगे, क्योंकि ये क्या है 1 डिग्री है, ये है 2 डिग्री। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कैसे करेंगे अभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन यही कि रिएक्शन कंप्लीशन के लिए आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे डिस्टिंग्विश पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्मेल कैसी होगी, या स्मेल होगी, मैं बता देती हूँ, फॉल स्मेल होगी, बहुत ही गंदी सड़ी हुई स्मेल होगी। तो या उल्टा आ जाएगा कि भाई फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस इनमें से कौन सा है, MCQ में आ जाएगा। तो वो प्रोडक्ट पूछना चाहते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का। तो 100% क्वेश्चन है इन पांचों रिएक्शन से कहीं ना कहीं MCQ हो, या 1 मार्क नेम रिएक्शन हो, या डिस्टिंग्विश टेस्ट है, इन पांचों रिएक्शन से अब 2026 वाले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, पक्का 100% श्योर है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो CH3NH2 है, दिस इज प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन है। यहाँ पर जो N है, यहां तक एज इट इज मॉलिक्यूल लिखना है, CH3N। यहाँ के दोनों H को हटा दो और इस C को लिख दो, NC।
जब भी NC बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। और कैसा है ये, एक कार्बन का, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि ये वाला सी तो इसके अंदर काउंट हो चुका है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो ये आइसोसाइनाइड्स बनते हैं ये ही बहुत ही गंदी स्मेल के होते हैं, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि भाई फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस कौन सा है इनमें से, तो सब आपको इस वाले ग्रुप के लिए सर्च करना है कि आइसोसाइनाइड कहाँ है, चाहे चेन कितनी भी लंबी है, NC आपको दिख गया तो वही फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस है, तो ये फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस है। तो ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ, दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली 1 डिग्री अमाइन। अब वो 1 डिग्री अमाइन एराइल भी हो सकता है और वो 1 डिग्री अमाइन एल्काइल भी हो सकता है। मींस जैसे मैं अगर एनिलीन की बात करूं तो भाई एनिलीन भी इस टेस्ट को दे देगा, एनिलीन इस टेस्ट को दे देगा। आपको प्रोडक्ट लिखना है, आपका होमवर्क है इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय 1 डिग्री अमीन्स। टेस्ट में क्या आएगा, फॉल स्मेल आएगी। तो आई होप आपको ये पांचों रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये पांचों रिएक्शन बहुत ज़रूरी हैं, 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि यहाँ से पक्का 12th बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे। सो तब तक के लिए ये इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, बाकी और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू एवरीवन, लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।